हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी चैप्टर ही है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें यंग फुटबॉलर्स एंड सीनियर गोल्फर्स alike are prone to injury as are Olympic performers and weekend warriors because injury does not discriminate। अब बात हुई है कि एक यंग फुटबॉलर है, सेकंड सीनियर गोल्फर है, तो दोनों में ही इक्वल रिस्क ऑफ इंजरी होती है क्योंकि दोनों ही ओलंपिक परफॉर्मर्स हैं एंड वीकेंड वॉरियर्स हैं। इंजरी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, दोनों ही इन्वायरमेंट को एक्सपोजर कर रहे हैं, डिफरेंट रिस्क फैक्टर को एक्सपोज करते हैं ड्यूरिंग देयर गेम। द वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन टीम मेंबर्स हु वर्क विद दी एथलीट्स, इसमें हमारे पास टीम में आ जाते हैं स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर, सेकेंड है फिजियोथेरापिस्ट, ऑस्टियोपैथ, मसाज थेरापिस्ट, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, बायोमैकेनिस्ट, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, काइनेजोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स एजुकेटर, फिजिकल एजुकेटर एंड मेडिकल एंड सर्जन। इसमें मल्टीपल जो हमारे पास फील्ड के लोग होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एथलीट के साथ। मेजर रोल इसमें हमारे पास स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर का होता है और सेकंड अगर हम की रोल देखें तो वो फिजियोथेरापिस्ट है। इसके अलावा ऑस्टियोपैथ, मसाज थेरापिस्ट, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है, बायोमैकेनिस्ट, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, काइनेजोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स एजुकेटर, फिजिकल एजुकेटर, मेडिकल ऑफिसर्स एंड सर्जन्स, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हाट इज स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर? इसमें हम देखते हैं स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर है क्या। स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर इज एन इंडिविजुअल हु हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम डिग्री लेवल स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन कोर्स। स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर कोई भी इंडिविजुअल जो कि ग्रेजुएट लेवल का होता है, डिग्री होल्डर होता है, और वो ग्रेजुएशन उसकी किस में होगी? स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन कोर्स में। इन यूके स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर्स आर गवर्न बाय द एसोसिएशन, द ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर्स एंड द ट्रेनर्स। अगर हम ब्रिटिश की बात करें, यूके की बात करें, तो उसमें जो स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर्स होते हैं उनकी एक अलग से एसोसिएशन होती है, बेस्ट्रैट। व्हाट इज स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर? इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर्स एंड ट्रेनर्स एडमिनिस्टर द क्रेडेंशियल ग्रेजुएट स्पोर्ट्स rehabilitator which is abbreviated to the GSR according to this professional society। अब इन यूके इनकी जो एक स्पेसिफिक काउंसिल है बेस्ट्रैट, वो ग्रेजुएट स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर कहती है, GSR। इसके अकॉर्डिंग भी जो स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर हैं ग्रेजुएट लेवल के होते हैं और ऑटोनोमस होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, स्पेशलाइजिंग इन मस्कुलोस्केलेटल मैनेजमेंट एंड एक्सरसाइज बेस्ड रिहेबिलिटेशन। और फर्दर ग्रेजुएशन लेवल के बाद इनकी स्पेशलाइजेशन हो सकती है दो फील्ड में, या तो MS के मैनेजमेंट, सेकेंड है एक्सरसाइज बेस्ड रिहेबिलिटेशन एंड फिटनेस। अब हम देखेंगे कि बेस्ट्रैट आउटलाइन दी स्किल डोमेन्स ऑफ GSR। बेस्ट्रैट के अकॉर्डिंग जो GSR की स्किल डोमेन्स हैं वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेवलपमेंट, कि आपने अपने प्रोफेशन को ओन करना है, इसके ऑनर के लिए, डिग्निटी के लिए वर्क करना है, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, अपने प्रोफेशन से आपने सिंसियर रहना है। सेकेंड है इंजरी प्रिवेंशन। थर्ड डोमेन आ जाती है रिकॉग्निशन एंड एवेल्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल। फर्स्ट तो ये था कि आपने प्रिवेंशन, सेकेंड पे प्रिवेंशन करनी है, इंजरी प्रिवेंशन। सेकंड में है कि इंजरी हो के तो आपने उस इंजरी को रिकॉग्नाइज करना है, एवेलुएट करना है। फोर्थ है आफ्टर रिकॉग्निशन एंड एवेल्यूशन मैनेजमेंट भी आपने देनी है इंडिविजुअल को बाय यूजिंग थेराप्यूटिक इंटरवेंशन, रिहेबिलिटेशन एंड परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट। और लास्ट पे इमीडिएट केयर। ये 5 डोमेन्स हो गए हमारे पास GSR की। Prevention of injury is certainly desirable. The reality the athlete will injured is part of sports participation। अब इसमें जो डिज़ायरेबल है प्रिवेंशन के इंजरी हो ही नहीं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जब भी एथलीट्स फील्ड में जाएगा तो इसका मल्टीपल रिस्क फैक्टर से एक्सपोजर होता है और इंजरी के चांसेस होते ही हैं, और मोस्टली एथलीट्स इंजर होते हैं।
Thus, the sports rehabilitator must always be prepared to administer the care for which they are trained. तो स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए केयर प्रोवाइड करने के लिए. The ideal place to begin providing this care is pitch side or the court side where the circumstances surrounding the injury have been observed and evaluation of the injury can be performed prior to the onset of complicating factors such as muscle spasm. तो इसमें जो आइडियल प्लेस होती है केयर प्रोवाइड की वो पिच साइड है, कोर्ट साइड है. रीज़न क्या है पिच साइड और या फिर कोर्ट साइड आइडियल प्लेस क्यों कंसीडर की जाती है? क्योंकि उसमें हम सारे सर्कमस्टांसिस को विजुअलाइज कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं जहाँ पे वो इंजरी काज हुई है. और फर्दर जो कॉम्प्लिकेटिंग फैक्ट होते हैं उनका भी हम ऑनसेट ईजिली देख सकते हैं, जैसे कि मसल स्पैस्म. In order to maintain their membership and insurance, a sports rehabilitator must complete a set of amount of continued professional development, attendance at the courses and seminars, etc. over every 2 years. जैसे हम बेसिक लाइफ सपोर्ट कोर्सेज करते हैं तो उनकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर तक होती है. आफ्टर 1 ईयर दोबारा से रिन्यू करना होता है. सेम इसी तरह जो स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर होते हैं उन्होंने कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी होती है. कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे वो कंप्लीट करते हैं? वो अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करते हैं बाय अटेंडिंग डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट सेमिनार्स हर 2 साल बाद. अब हम देखेंगे स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर इन यूएसए. स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर यूके तो मैंने तो देख लिया, जीएसआर थे ग्रेजुएट लेवल रिहेबिलिटेटर. हमने उसके एजुकेशन लेवल देखा है, वो भी ग्रेजुएट लेवल होते हैं लेकिन ऑटोनोमस होते हैं. साथ उनकी हमने स्पेशलाइजेशन देखी थी जो कि एमएस के मैनेजमेंट में हो सकती है या फिर एक्सरसाइज बेस्ड रिहेबिलिटेशन एंड फिटनेस में. इसके बाद हमने देखी थी 5 डोमेन्स. स्किल डोमेन जो जीएसआर की है बेस्टॉट के अकॉर्डिंग, और उसकी फिर हमने फर्दर देखी थी कि कब और कहाँ पे आपने कौन सी डोमेन यूज़ करनी है. अब हम देखेंगे स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर इन यूएसए. A brief introduction to a similar type of sports healthcare provider in United States America is useful here as the comparison. इसके अकॉर्डिंग जो स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर होते हैं वो हमारे पास ATC है. ATC का क्या मतलब है? सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर. The certified athletic trainer is a highly educated and skilled professional specializing in athletic health care. ATC हाईली एजुकेशन, जैसे हमने उनका देखा था कि ग्रेजुएट लेवल तो उनका होता ही है, फर्दर उनकी स्पेशलाइजेशन भी होती है. तो इनकी हाईली एजुकेशन के साथ साथ स्किल्ड प्रोफेशनल भी होती हैं स्पेशलाइजिंग इन एथलेटिक हेल्थ केयर. Certified athletic trainer have at minimum bachelor's degree, usually in athletic trainer, health, physical education or exercise science. सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर इनका भी जो मिनिमम एजुकेशन लेवल है वो ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन वो इन 4 फील्ड्स में कर सकती हैं. नंबर 1 एथलेटिक ट्रेनिंग में उनकी ग्रेजुएशन हो सकती है, हेल्थ में हो सकती है, फिजिकल एजुकेशन में उनकी ग्रेजुएशन हो सकती है, या फिर एक्सरसाइज साइंस में. Certified athletic trainer have fulfilled the requirement for the certification established by the National Athletic Trainer Association Board of Certification. Role of ATC. Certified athletic trainer are the healthcare professionals who collaborate with physicians to optimize activity and participation of patient and client. सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही होते हैं जो कि कोलैबोरेट करते हैं फिजिशियंस के साथ ताकि ऑप्टिमाइज़ कर सकें एथलीट की एक्टिविटी को, उनके पार्टिसिपेशन को. एथलेटिक ट्रेनर्स encompasses the prevention, diagnosis and intervention of emergency, acute and chronic medical condition involving impairment, functional limitation and disabilities. एथलेटिक ट्रेनर जो है वो प्रिवेंशन में रोल प्ले कर सकता है, इंटरवेंशन ऑफ इमरजेंसी, एक्यूट या फिर क्रोनिक मेडिकल कंडीशन इन्वॉल्विंग इम्पेयरमेंट, फंक्शनल लिमिटेशन, डिसेबिलिटीज़, ये उनके वर्क एरियाज बताए गए हैं. मतलब जैसे हमने जीएसआर के स्किल डोमेन्स देखे थे, इसके रिक्विजिट स्किल डोमेन्स हैं जो कि 13 कंटेंट एरियाज़ में डिवाइड की गई हैं. वो 13 कंटेंट एरियाज़ कौन से हैं एटीसी के?
फर्स्ट है हमारे पास फाउंडेशनल बिहेवियर ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस, सेकंड रिस्क मैनेजमेंट एंड इंजरी प्रिवेंशन, थर्ड पैथोलॉजी ऑफ इंजरी एंड इलनेस, फोर्थ ऑर्थोपेडिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस, fifth medical condition and disabilities, sixth acute care of injuries and illness, seventh area therapeutic modalities, eighth conditioning and rehabilitative exercise, ninth pharmacology, 10th psychosocial intervention and referral, 11th nutritional aspect of injuries and illness, 12th healthcare administration और 13 है हमारे पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम देखेंगे ओवरऑल स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर का रोल। पहले हमने देखा था स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर है क्या, फिर हमने देखा था स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर इन यूके, उसके बाद हमने देखा है स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर इन यूएसए। अब हम देख रहे हैं ओवरऑल इन दोनों का रोल। स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर्स वर्क इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड हैव बीन स्पेसिफिकली ट्रेन्ड टू डील विद इंजरीज थ्रू every stage from initial onset through the late stage return to the sports rehabilitation. स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर स्टार्ट से लेकर एंड तक किसी भी इंजर्ड एथलीट्स के साथ वर्क करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरी इज़ अ टीम एक्टिविटी एंड द स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर प्लेज अ की रोल। स्पोर्ट्स इंजरी जो होती है उसकी मैनेजमेंट में टीम एक्टिविटी होती है। जैसे हमने देखा है मल्टीपल फील्ड के मल्टीपल प्रोफेशनल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं एंड द स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर प्ले आ की रोल, और इन सब में जो मेजर रोल प्ले करता है वो स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर है। जैसे कि हमने ऊपर मेंबर्स भी देखे थे, तो टॉप पे हमारे पास स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर था और सेकंड जो की रोल प्ले करता है वो फिजियोथेरापिस्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास टेक्निक्स इन द स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन। In sports rehabilitation, we look at the body as a whole when assessing an injury. जब भी स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन हम करते हैं तो उसमें हम पूरी बॉडी को ही असेस करते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक या टारगेटेड एरिया को फोकस नहीं करना। असेसमेंट यूजुअली इंक्लूड्स, इसमें जो हम चेक करते हैं एवेल्युएट करते हैं उसके पोस्चर को देखते हैं, बायोमैकेनिकल असेसमेंट करते हैं, डिटेल्ड हिस्ट्री लेती है, मसल स्ट्रेंथ से चेक करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्टिंग को चेक करते हैं, एज वेल एज स्पेशल टेस्टिंग फॉर दी इंजर्ड एरियाज। टेक्निक्स इन द स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती है स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन में, जैसे स्पोर्ट्स मसाज है, इलेक्ट्रोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड इंटरफेरेंशियल थेरेपी, इंटेंस टेपिंग है या फिर स्ट्रेपिंग जिसे कहते हैं, मसल स्ट्रेचिंग टेक्निक, मसल स्ट्रेंथनिंग, कोर स्टेबिलिटी ट्रेनिंग, प्रोप्रियोसेप्शन, रिटर्न टू स्पोर्ट्स एक्टिविटी। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन में यूज़ की जाती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या है और स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर क्या है। इंजरीज रिक्वायर आ 3 स्टेप प्रोसेस विच इंक्लूड, जब भी इंजरी होती है तो इसमें हम 3 स्टेप में उस इंजरी को मैनेज करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमारा इंजरी को मैनेज करने में होता है वो है पेन रिलीफ एंड इन्फ्लेमेशन रिडक्शन, सेकेंड पे हम उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं और थर्ड पे उसकी रिहेबिलिटेशन करते हैं। An athlete must take rehabilitation process one step further. Sports rehabilitation involves the restoration of function and advanced athletic skills. इसमें जब भी कोई एथलीट इंजर होगा और हम उसकी रिहेबिलिटेशन करेंगे तो उसको हम जो उसका बिफोर इंजरी का लेवल था उससे एक स्टेप नेक्स्ट लेके जाना है रिहेबिलिटेशन में। स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन इन्वॉल्व्स द रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शनल एंड एडवांस्ड एथलेटिक स्किल्स। स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन में हमारे पास रिस्टोरेशन आती है फंक्शन की जो लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू इंजरी, और सेकंड एडवांस्ड एथलेटिक स्किल्स भी रिहेबिलिटेशन में आती हैं स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन में। अब हम देखते हैं कि फिजिकल थेरेपिस्ट क्या करता है। फिजिकल थेरेपिस्ट परफॉर्म इनिशियल रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। इस रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में जो इनिशियल वर्क होता है डन बाय फिजिकल थेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर स्पेशलिस्ट हेल्प्स यू रीगेन योर एथलेटिक स्किल्स। लेकिन जो एथलेटिक स्किल्स स्पोर्ट्स रिलेटेड स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं वो स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर ही टीच करता है।
Physical therapist helps regain the skills necessary for the basic daily activities, whereas the sports rehabilitation specialist helps regain skills necessary for the recreation and athletic competition. फिजिकल थेरेपिस्ट हमें एरियल्स में वर्कआउट हेल्प आउट करता है और जो स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर्स होती हैं वो हमें जो स्पोर्ट्स रिलेटेड स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं वो रीगेन करने में हेल्प करते हैं. The rehabilitation specialist assumed that an athlete had an advanced level of fitness before he or she was injured. फिर वही बात आ गई कि जब भी हम रिहेबिलिटेशन करते हैं तो एथलीट की एक लेवल नेक्स्ट तक करते हैं रिहेबिलिटेशन के बिफोर इंजर जो उसका फिटनेस लेवल होता है उसको हमने पहले से बेहतर करना होता है आफ्टर इंजरी. अब हमारे पास 3 टर्म्स आ जाती हैं, नॉलेज, एबिलिटी एंड विजडम. It is important for professional healthcare providers to distinguish amongst knowledge, ability and wisdom. अब हम सबसे पहले देखते हैं नॉलेज है क्या. नॉलेज इज द लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स दैट फॉर्म द बेसिस फॉर द प्रैक्टिस. ये बेसिक लर्निंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो कि प्रैक्टिस में यूज़ होती है. इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन विच आ सक्सेसफुल करियर इज बिल्ड. Ability is the application of knowledge. Thus, the knowledge really is not useful until a person accomplishes a task by applying it. Ability हमारे पास होती है, जो knowledge आपने gain किया है उसको apply कैसे करना है, ये ability है. Next है wisdom. Wisdom consists of both the available knowledge and ability, mixing them in right proportion to elicit the best result within a given set of present circumstances. सही नॉलेज को सही डायरेक्शन में अप्लाई करना विजडम है. विजडम जैसे इन दोनों को मिक्स करते हुए राइट प्रोपोर्शन में ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले, ये विजडम है. विजडम लाइक द ग्लू दैट होल्ड्स द प्रोफेशनल करियर टुगेदर. इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बट आल्सो द मोस्ट significant of the three to garner because it is gained over time or as one matures and exposed to an over widening variety of experiences. इसमें जो मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ थ्री, इन तीनों चीज़ों को नॉलेज, एबिलिटी एंड विजडम को कंबाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ ये चीज़ें हमें अटेन हो जाती हैं. वाइलिस्ट दिस मे सीम्स समवट इजोटेरिक, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है. द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आर फंडामेंटल टू सक्सेस एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ड्रॉ ऑन ईच ऑफ एवरीडे. अगर हम इन तीनों टर्म्स में से बात करें कि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ है तो वो विजडम है. इसके बाद है हमारे पास एथिकल कंसंट्रेशन. एथिक्स रेफर्स टू अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड लॉज दैट इन्फॉर्म पीपल्स नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिहेव विद पोलाइटनेस. एथिक्स है क्या, ये हमारे पास सेट ऑफ कॉन्सेप्ट है, सेट ऑफ प्रिंसिपल है या फिर सेट ऑफ लॉज है जो लोगों को इन्फॉर्म करता है कि उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और किस तरह से पोलाइटनेस से बिहेव करना है. इसके डिफरेंट प्रिंसिपल हैं. कोड ऑफ एथिक्स, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, मेंबर्स शैल एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस. मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें, अपने प्रोफेशनल के लिए सिंसियर रहें, गुड क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करें. Members shall not misrepresent in any manner, either directly or indirectly, their skills, training, professional credentials, identity, or services. Members shall provide only those services of the assessment, analysis, and management for which they are qualified and by pertinent legal regulatory process. एक तो ये है कि मेंबर्स को मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सेकंड पे है कि आपने सिर्फ और सिर्फ वो वाली सर्विसेज ही प्रोवाइड करनी है जो आपके डोमेन में आती है. आपने आउट ऑफ डोमेन काम नहीं करना अगर आपने लीगल एक्शन को फेस नहीं करना तो.
थर्ड है मेंबर्स हैव प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन एंड मैनेज एक्यूरेट मेडिकल रिकॉर्ड्स। ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ठीक मेडिकल रिकॉर्ड जो है मेंटेन रखें। सेकंड प्रिंसिपल है मेंबर्स शैल comply with the laws and regulations governing the practice of musculoskeletal management in sports and related occupational setting। के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल मैनेजमेंट एंड ऑक्यूपेशनल सेटिंग आपने वो फॉलो करने हैं। थर्ड प्रिंसिपल है मेंबर्स शैल रिस्पेक्ट द राइट्स वेलफेयर एंड डिग्निटी ऑफ आल इंडिविजुअल्स। मेंबर्स को अपने जो दूसरे प्रोफेशनल्स होते हैं कोलीग्स होते हैं उनके राइट्स का वेलफेयर का डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए। फोर्थ द मेंबर्स शैल मेंटेन एंड प्रमोट हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड इन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। Fifth, the member shall not engage in any form of conduct that constitute a conflict of interest or that adversely reflect on the profession। मेंबर्स को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट हो। There are a number of circumstances that occur in sports that can damage the typical application of ethics areas where the difficulties are insane। अगर आप इन कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करोगे तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको डिफरेंट डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। अब कौन कौन से हैं सर्कमस्टांसेस जिसमें आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ जाती है। फर्स्ट जो है डिसीजन अबाउट रिटर्न टू स्पोर्ट एक्टिविटी विद अ परसिस्टिंग इंजरी। कि इंजरी हुई है वो एथलीट कब स्पोर्ट्स में वापस जाएगा, इसमें आप रॉन्ग डिसीजन करते हो। फार्मास्यूटिकल थेरेपीज़ टू असिस्ट पार्टिसिपेशन। और सेकेंड कि आप जो ड्रग रिकमेंड करती हैं एथलीट्स को, इसकी वजह से भी आपको लॉ एक्शन फेस करना पड़ सकता है, डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। थर्ड है पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली इन हाई रिस्क स्पोर्ट। कि आपने बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में या ऐसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करवाया है जो उनकी कैपेबिलिटी से बहुत हाई इंटेंसिटी की थी। शेयरिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल एथलीट्स मेडिकल इंफॉर्मेशन अमंग्स प्रैक्टिशनर बिटवीन प्रैक्टिशनर एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। या फिर आपने एथलीट की मेडिकल जो इंफॉर्मेशन थी वो एक्सपोज कर दी, रिवील कर दी, किसी और के साथ शेयर की है, ये भी चीज़ लीड कर सकती है आपको डिफ़िकल्टी की तरफ। एल्गोजेनिक के एड्स आपने दिए हैं जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं या फिर ब्लड डोपिंग है। एल्गोजेनिक के एड्स जो है हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से एनर्जी हमें मिलती है। उसके एग्जांपल में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं और ब्लड डोपिंग है। ब्लड डोपिंग असल में हमारे पास होता है कि वो सब्सटेंसेस जो हमारे ब्लड में पॉलीसाइथीमिया काज करते हैं। पॉलीसाइथीमिया का क्या मतलब हुआ कि रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में ज़्यादा करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो जो एथलीट्स के मसल्स हैं या एथलीट्स का जो वर्क है वो मोर एफिशिएंटली परफॉर्म होता है। लेकिन इसके फर्दर डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें मिलते हैं जो सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं। Legal rehabilitators and other practitioners of sports injury care are subject to lawsuits brought by athlete and their representative। स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर और कुछ और जो प्रैक्टिशनर हैं जो कि स्पोर्ट्स इंजरी केयर में वर्क करते हैं उनको डिफरेंट लॉ एक्शंस फेस करने पड़ जाते हैं जो कि एथलीट खुद करते हैं उन पे केस, या फिर उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो केस करते हैं। अब आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं कोर्ट के एक्शन को। फर्स्ट तो यही है कि आपने कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना है, जो 5 प्रिंसिपल पीछे हमने देखे हैं उनको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और सेकंड चीज़ आपने सीपीडी करनी है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो आपने रखनी है। एवरी 2 ईयर जो हमने पढ़ा है कि उनको अपने क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। लीगल कंसिडरेशन रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू द लीगल लायबिलिटी related to health care in sports usually occur in 4 main areas, the first 3 of which are related to one another। अब इसमें हम देखते हैं कौन से हैं हमारे पास फैक्टर्स। फर्स्ट जो है प्री पार्टिसिपेशन फिजिकल एग्जामिनेशन। जो आपने पार्टिसिपेशन से पहले फिजिकल एग्जामिनेशन किया है उसमें डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स थे जो कि आपने आइडेंटिफाई नहीं किए और आपने अलाउ कर दिया है स्पोर्ट के लिए। सेकंड क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ एन एथलीट एबिलिटी टू पार्टिसिपेट।
कि आपने एथलीट की पार्टिसिपेशन को डिटरमिन ही नहीं किया। एवोल्यूशन इन केयर ऑफ सिग्निफिकेंट इंजरीज ऑन द पिच आर कोड डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। और लीगल कंसिड्रेशन के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं नेग्लिजेंस की। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है फैसिलिटी सेफ्टी, कि आपने जो फैसिलिटी दी है वो सिक्योर नहीं थी, वो सेफ नहीं थी, जिसकी वजह से इंजरी हुई है। फैसिलिटी सेफ्टी रिलेटेड हम देखते हैं कि पुअर कंडीशनिंग ऑफ द सर्फेस ऑफ द पिच। ठीक है, आपने फील्ड प्रोवाइड की, लेकिन जो फील्ड की कंडीशन थी पिच की, कोर्ट की, ट्रैक की, वो पुअर थी, जिसकी वजह से एथलीट को इंजरी हुई है। सेकंड है कि आपने जो इक्विपमेंट यूज़ होना था वो इक्विपमेंट तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन वो इक्विपमेंट जो है उसमें कोई शार्प एजेस बने हुए थे, कोई ब्रोकन था, या फिर रस्टेड पार्ट्स थे, जिसकी वजह से इंजरी हुई है। थर्ड है अनसेफ प्रैक्टिसेस, कि आपने प्रैक्टिस तो करवाई है लेकिन वो अनसेफ थी। क्यों अनसेफ थी? कि जैसे इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं कि रिड्यूस्ड विजिबिलिटी ऑफ इफ़ लाइट्स आर नॉट व्हेन यूज्ड ट्रेनिंग हेल्ड एट नाइट। जब रात में आप ट्रेनिंग कराते हो तो हो सकता है आपने प्रॉपर लाइटिंग ना की हो, जिसकी वजह से इंजरी हुई हो। ये तो हो गया हमारे पास सेफ्टी रिलेटेड, जो फैसिलिटी रिलेटेड जो नेग्लिजेंस होती हैं। सेकंड नंबर पे है हमारे पास वार्निंग ऑफ रिस्क या वार्निंग ऑफ डेंजर। इसमें है फेलियर टू डिस्क्लोज पोटेंशियल इंजरी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्लेइंग एंड ऑफ नॉट प्लेइंग यूजिंग द सेफ टेक्निक। क्या आपने पेशेंट को पहले बताया ही नहीं है, एथलीट को पहले बताया ही नहीं है कि ये गेम खेलने से कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और ये टेक्निक यूज़ ना करने से कौन कौन से हो सकते हैं। फेलियर टू इंटरवेन एंड प्लेयर्स टू नॉट यूज सेफ टेक्निक्स, कि आप पेशेंट को देख रहे थे जब वो परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उसकी जो टेक्निक्स थी वो ठीक नहीं थी, इम्प्रॉपर टेक्निक्स थी, और आपने उसकी करेक्शन नहीं की। थर्ड है मिसमैच प्लेयर, कि आपने एडल्ट प्लेयर पार्टिसिपेटिंग टुगेदर विद यंग प्लेयर्स, कि एक ही टीम में आपने डिफरेंट एज ग्रुप्स के मेंबर्स रख लिए, यंग और ओल्ड को, तो ये भी मिसमैच प्लेयर्स हैं, जिसकी वजह से वार्निंग ऑफ रिस्क हो सकता है या वार्निंग ऑफ डेंजर है। थर्ड है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंजरी। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंजरी में फेलियर टू मेंटेन इंजरी रिकॉर्ड, आपने इंजरी का रिकॉर्ड ही नहीं रखा। सेकंड है आपने ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन का भी रिकॉर्ड नहीं रखा। फोर्थ इसमें आ जाता है कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं की। और लास्ट में है फाल्सिफाइंग और अल्टरिंग मेडिकल रिकॉर्ड। फर्स्ट क्या था हमारे पास नेग्लिजेंस के एग्जांपल में? सेफ्टी, फैसिलिटी सेफ्टी। सेकंड है हमारे पास प्रोटेक्टिव वार्निंग ऑफ रिस्क है। थर्ड है हमारे पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और लास्ट पे है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंजरी देखी है। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या है हमारे पास? फेलियर टू प्रोवाइड प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपने प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स थे वो प्रोवाइड नहीं किया है, ऐसे ही आपने गेम की प्रैक्टिस की है जिसकी वजह से इंजरी हो गई। या फिर फेलियर टू रिक्वायर यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इम्प्रॉपर फिट ऑफ द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। फर्स्ट है कि आपने प्रोवाइड ही नहीं किए। सेकंड है कि आपने प्रोवाइड तो किए हैं लेकिन वो प्रोटेक्टिव नहीं थे। और थर्ड है इम्प्रॉपर फिट इक्विपमेंट्स जो थे वो आपने दिए हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाता है अप्रोप्रिएट केयर रिलेटेड नेग्लिजेंस। फेलियर टू फॉलो प्रॉपर केयर प्रोटोकॉल्स, आपने प्रोटोकॉल्स ही फॉलो नहीं किए। फेलियर टू रेफर इंजर प्लेयर टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑफ द ग्रेटर एक्सपीरियंस और द हायर क्वालिफिकेशन, आपने प्रॉपर रेफरल ही नहीं बनाया, जिसकी वजह से पेशेंट की जो इंजरी थी वो प्रोलॉन्ग हो गई है या फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं। फेलियर टू रिमूव इंजर्ड प्लेयर फ्रॉम द पार्टिसिपेशन। और लास्ट पे इसमें आ जाता है अप्रोप्रिएट केयर में कि पेशेंट को इंजरी हुई है और आपने उसे ड्रॉबैक नहीं कराया, बल्कि वो अपनी गेम खेलता ही रहा है, जिसकी वजह से उसे इंजरी और ज़्यादा हो गई है। तो ये भी एक नेग्लिजेंस है जो कि लीड कर सकते हैं आपको लिटिगेशन की तरफ, कोर्ट एक्शन की तरफ। लास्ट में हमारे पास आ जाती हैं 6 कॉमन मिस्टेक्स स्पोर्ट्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स डू। अब वो 6 कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं? अकॉर्डिंग टू द कॉनिन एंड द फेडरिक, आइडेंटिफाइड 6 common mistakes sports healthcare providers make in caring for athletes. These are shown below.
and provide key areas for the attention by the sports rehabilitator. First mistake है not establishing baseline, कि उसने नॉर्मल अनइंजर्ड एथलीट्स की बेसलाइन ही नहीं बनाई कि वो किसी भी एथलीट्स या पेशेंट जो किसी कंडीशन के साथ है उसको नॉर्मल से कंपेयर कर सके। नॉर्मल का आइडिया होगा तो वो एथलीट जो कि कंडीशन किसी कंडीशन के साथ है उसकी वैल्यूज़ को नॉर्मल से कंपेयर करेगा। सेकंड है कि आपने एक्सीडेंटली वर्बली ब्रीच द पेशेंट प्राइवेसी, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं की। थर्ड है नॉट नोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आपको कोड ऑफ एथिक्स का पता ही नहीं था। फोर्थ है मेकिंग द डिसीजन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड इंस्टिंक्ट रादर देन सीकिंग अप्रोप्रिएट अथॉरिटेटिव एडवाइस, आपने अपने ही एक्सपीरियंस के बेस पे इंस्टिंक्ट्स जो है वो डिसीजन बनाया है, आपने कोई अथॉरिटेटिव एडवाइस ही नहीं दी। फिफ्थ है नॉट एजुकेटिंग अ पेशेंट एथलीट अबाउट द थेरेप्यूटिक मोडेलिटी और इंटरवेंशन, आपने अपने पेशेंट को अपने एथलीट को थेरेप्यूटिक मोडेलिटी के बारे में या किसी इंटरवेंशन के बारे में ठीक से एजुकेट ही नहीं किया। अंडर एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड विद द कैटास्ट्रोफिक इंजरीमेंट, और आपको लगा कि कोई भी इंजरी जो कि फैटल इंजरी थी आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं की। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और यही चीज़ आपकी नेग्लिजेंस को शो करेगी और आपको किसी सीरियस कोर्ट एक्शन की तरफ लेके जाएगी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ही था स्पोर्ट्स में फिज़िकल थेरेपी का, जिसमें हमने देखा है स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर्स क्या हैं। स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर्स को हमने यूके में देखा है, अमेरिका में देखा है, इनके डिफरेंट स्किल डोमेन्स देखे हैं। फिर हमने देखा था कि फिजियोथेरापिस्ट में और स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर में डिफरेंस क्या है। और नेक्स्ट हमने डिस्कस की थी 3 टर्म्स कि नॉलेज क्या है, स्किल्स क्या है, नॉलेज क्या है, एबिलिटी क्या है और विजडम क्या है। लास्ट पे हमारे पास वही कोड ऑफ एथिक्स, एथिक्स से रिलेटेड ही हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, मिस्टेक्स देखी थी, नेग्लिजेंस के एग्जांपल्स देखी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।